जीएसटी में आपका स्वागत है। हम लोग मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। आइए उसी अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं निर्भय सिंह पिछले 7 वर्षों से सिविल सेवा प्रतियोगियों का मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैकल्पिक विषय इतिहास का भी अध्ययन कराता आ रहा हूँ। ये ब्लॉग है, ब्लॉग का लिंक है, इस पर जरूर जाइए। जिनका वैकल्पिक विषय इतिहास है उनके लिए काफ़ी ये उपयोगी सिद्ध होगा। और ये टेलीग्राम समूह है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग और आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, चलिए 25 से 28 पढ़ चुके हैं, 29-30 पर हम लोग को रहना है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। एक चीज समझ लीजिए, शिक्षा और संस्कृति की यहाँ पर बात क्यों की गई है मौलिक अधिकार में, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई, या आपके मन में ये भाव आता होगा कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई। आपको बता दूं, अगर आपने विश्व इतिहास पढ़ा है तो आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां थीं, और बहुत बाद में आप ये भी देखेंगे कि इन एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति को जब दबाया गया, जब उसका हनन किया गया, जब उसको नीचा समझा गया, देखेंगे बहुत सारे फिर राष्ट्र धीरे धीरे उभरते चले गए पश्चिमी यूरोप में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही समझिए, भारत एक सांस्कृतिक रूप से विविधताओं वाला देश है। अगर इस संस्कृति को आप सुरक्षित नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आंतरिक जो भेदभाव है, जो टकराव है, उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो संस्कृति को संरक्षित करने के लिए आवश्यकता है शिक्षित करने की भी, जहाँ पर शिक्षा का स्वरूप आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति भी उसमें समाहित हो, सांस्कृतिक भी हो। ऐसे समझिए जैसे कि बहुत सारे स्कूल आपने देखे होंगे जहाँ पर संस्कृति संबंधित विज्ञान दिया जाता है और आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो आशा है उसी विविधता जो हमारे देश में पाई जाती है, सांस्कृतिक विविधता, उसको संजोने के लिए। ठीक है भाई, संजोने के लिए तो ये मौलिक अधिकार में ही क्यों दिया गया, और क्या जरूरत पड़ गई मौलिक अधिकार में शामिल करने की? कहीं और लिख देते, मौलिक अधिकार में क्यों लिख दिया? अगर ये मन में बात आ गई है तो उसका जवाब सुनिए। इसलिए क्योंकि देश में जो संस्कृति जिसकी विविधताएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये अल्पसंख्यक आबादी होगी और बहुसंख्यक आबादी होगी। राज्य यानी सरकार, मोटे शब्दों में अगर बोलूं तो सरकार पर बहुसंख्यक का प्रभुत्व हो और ये अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का हनन करने लगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा जो दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कैसे हैं, क्या है, क्या परिभाषा है, अभी इस बात में मत फंसिए, उसकी चर्चा भी आगे करूंगा। अल्पसंख्यक कहते किसे हैं अभी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी बहुत कहें कि औसत दर्जे से बात को समझिए, जिसको मैं आम बोलचाल में मोटा माटी बोलता हूँ। ठीक है, तो औसत दर्जे से समझिए, एक मोटा स्वरूप जिसको कहते हैं। तो एक बहुसंख्यक वर्ग जो सरकार को सत्ता में लाता है, देखिए लाता है मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब डेफिनेट वाली बात नहीं कर रहा हूं। एक धारणा है कि बहुसंख्यक हमेशा कब्जा कर रहे रहेंगे सरकार पर, यह धारणा है। ये हर बार सही निकलेगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन धारणा यही है। अब धारणा को कैसे समझाऊं, ऐसा समझिए, एक साइकिल वाले का एक पैदल वाले से टक्कर हो गई तो धारणा यह है गलती साइकिल वाले की होगी। साइकिल वाले की टक्कर अगर बाइक वाले से हो गई तो धारणा यह है गलती बाइक वाले की होगी। बाइक वाले की अगर कार से टक्कर होगी तो धारणा यह है कि कार वाले की गलती हो गई। तो लोग पब्लिक ऐसे ऐसे गाली देती है। तो यहां धारणा, उसी धारणा की बात कर रहा हूं। धारणा है कि बहुसंख्यक के बहुमत से सरकारें जो आएंगी वो अल्पसंख्यकों का हनन न करने पाए, उनके अधिकारों का हनन न करने पाए, इसीलिए इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात स्पष्ट होगी। आगे देखते हैं अब अनुच्छेद। परेशान नहीं होंगे, अल्पसंख्यक
मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं भूलूंगा नहीं, मैं आपको बता दूंगा अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है संवैधानिक तौर पे। एक तो हम लोग समझते ही हैं जो समझते हैं, लेकिन संविधान क्या कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत की सीमा की बात हो रही है, रहने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। कोई भारत में कोई भी वर्ग हो सकता है, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ये अल्पसंख्यक को भी प्राप्त है, ये बहुसंख्यक को भी प्राप्त है। लिखा है किसी वर्ग, ठीक है, किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्टता कुछ है, भाषा की है, लिपि की है या संस्कृति की है, आप उसे अपना बनाए रखिए, आपसे कोई छीनने नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है। पहली बात तो भारत के नागरिक को प्राप्त है। ठीक, आगे, राज्य द्वारा पोषित और राजनीति सहायता प्राप्त, मतलब राज्य से अगर पैसे आ रहे हैं, फंडिंग आ रही है, तो ऐसे किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल, ध्यान दीजिएगा केवल शब्द पे, धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने इस बात को अभी और अच्छे से समझा दूंगा जब 30(1) पर चलेंगे, लेकिन यहां समझिए, अगर सरकार से पैसा आ रहा है तो किसी नागरिक को सिर्फ इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पर स्क्रीन क्लियर कर देता हूं और इस आर्टिकल पर यहां पर थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए अनुच्छेद 30 की तरफ चलते हैं। 30 की जब बात आप करेंगे तो 30 में पहला पॉइंट ये है कि धर्म व भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग, देखिए यहां पर ऐसा कोई विभाजन नहीं था और यहां पर अल्पसंख्यक वर्ग की बात आ गई। धर्म, लेकिन कैसा अल्पसंख्यक? जो धार्मिक हो, जो भाषाई हो। ठीक है, दो प्रकार के अल्पसंख्यक की बात हुई है। को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार होगा। कोई अल्पसंख्यक वर्ग है तो उसे अपने रुचि की शिक्षण संस्थान बनाना चाहता है, बना ले, उसका प्रबंधन करना चाहता है, प्रबंधन कर ले, अपने हिसाब से संचालित कर ले। ठीक, 30(2) क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में, मतलब राज्य इन शिक्षण संस्थाओं को, इन मतलब कि ये वाली शिक्षण संस्थाओं को जो अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यकों ने स्थापित किए, उनको संचालित कर रहे हैं, इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो अल्पसंख्यक के प्रबंधन में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि राज्य जो समर्थन प्राप्त सरकार होती है, राज्य में जो सरकार बनाते हैं दल, उसको बहुमत का ही जो बल मिलता है और उसके आधार पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न ना हो, इस तरीके का सांस्कृतिक उत्पीड़न ना हो, इसलिए इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो राज्य इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि कोई शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक की है या बहुसंख्यक की है, इसमें कोई विभेद नहीं करेगा, ये मौलिक अधिकार है। अब जरा सा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और फिर से चलते हैं 30(1) पर। धर्म व भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार होगा। 30(1) 30(1) कहता है सब अपने स्कूल बना लो, जिसको बनाना है बना लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां कहा जाता है कि इस संस्थान में किसी भी नागरिक को इस आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये तो लिखा है किस संस्थान में भाई, जो अल्पसंख्यक वर्गों के हैं और जहां पर भी शिक्षा जो पैसा आ रहा है सरकार के द्वारा, वहां पर मना नहीं किया जाएगा। तो इस लिहाज से 29(2) और 30(1) एक दूसरे के विरोधी दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, न्यायालय ने अपने मत में कहा है, मेरे ख्याल से सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य का है मामला, ये ज़रूरत नहीं है वाद याद रखने की, आप बस ध्यान दीजिए जो पढ़ा बता रहा हूँ अभी एग्जैक्ट। आप इतना ही ऐसे लिखेंगे कि न्यायालय ने अपने मत में स्पष्ट किया है कि जो 29(2) है, ये 29(2) वो उसके अंतर्गत है 30(1). मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि अल्पसंख्यक वर्ग है का कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो भी वो किसी को इस आधार पर मना नहीं कर सकता, इस आधार पर मना नहीं कर सकता। हो सकता है कोई स्कूल ईसाइयों का हो सकता है पारसी का हो सकता है
किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग का हो, लेकिन वो किसी दूसरे को इस आधार पर मना नहीं करेगा कि उसका धर्म दूसरा है या जाति दूसरी है या उसका कोई मूलवंश दूसरा है, मना नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा यह गया है कि 29(2) के अधीन है 30(1), ठीक है। 29(2) को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन न्यायालय ने अपने वाद में आगे यह भी कहा कि ये अल्पसंख्यक वर्गों के जो शिक्षण संस्थान है वो चाहें तो अपने यहाँ कुछ एक सीमा तक रिजर्वेशन कर सकते हैं। मतलब कहें कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए बने हैं, तो ये कह सकते हैं कि भाई 50% हम अपने वर्गों को ही देंगे, एडमिशन देंगे अपने यहाँ। 50%, 60%, 70% जो भी वो तय करना चाहे तय कर लें, लेकिन वो पूरी तरीके से मना नहीं कर सकते, उनको एक कोटा देना ही होगा, ठीक है। तो 29(2) और 30(1) में जो विरोधाभास है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मतलब स्कूल बनाना है बना लीजिए, सरकार पैसा देने में अंतर नहीं करेगी। हालांकि फिर आप भी किसी को धर्म के आधार पर मना नहीं कर सकते, जाति के आधार पर, मूलवंश के आधार पर मना नहीं कर सकते, ठीक है। और संस्कृति के आधार पर भाषा, लिपि और संस्कृति बना के रखनी है तो आप ये दो कोई भी कर सकता है भारत में, जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक ही हो। अब सवाल ये उठता है, सर अल्पसंख्यक क्या होता है? अल्पसंख्यक क्या होता है? देखिए, अल्पसंख्यक की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में। कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि किसको माना जाएगा। लेकिन न्यायालय ने अपने निर्णय में व्याख्या करते हुए कहा है कि भाई एक मिनट, हाँ, ये कहा है कि राज्य का जो निर्माण हुआ है वो भाषा के आधार पर हुआ है। राज्य का निर्माण याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया संघ उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें मैंने आपको बताया था एस के धर कमेटी बनाई थी, फिर आपको बताया था जेवीपी कमेटी बताई थी, फिर आपको मैंने ये भी कहा था कि एक भाषाई वो बना था, आयोग बना था, फजल अली आयोग का बात की थी। तो वहाँ पर देखिए भाषा के आधार पर राज्य बने, और पहला राज्य आंध्र प्रदेश है 1 अक्टूबर 1953 को। तो न्यायालय ने कहा कि राज्य जब भाषा के आधार पर बने हैं तो राज्य एक अलग इकाई है। राज्य अलग इकाई है तो अल्पसंख्यक का निर्धारण पूरे देश से नहीं होगा बल्कि राज्यों के आधार पर होगा, और इसी आधार पर जम्मू कश्मीर में जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक है, मेघालय मिजोरम में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि पूरे भारत में देखिए किसकी आबादी कितनी, उसको अल्पसंख्यक तय किया जाए, नहीं। हर राज्य में अल्पसंख्यक के जो पैरामीटर है वो तो सेम है, लेकिन अंतर आ सकता है। ये नहीं कह सकते कि भारत जैसे देश में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत में हिंदू आबादी तो ज़्यादा है। नहीं, अल्पसंख्यक का जो निर्धारण है वो राज्य के अनुसार किया गया है, ना कि देश के अनुसार। किस राज्य की राज्य में कितने लोग हैं उस हिसाब से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, ना कि भारत देश के आधार पर, ठीक है। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है ये संविधान में स्पष्ट नहीं दी गई है, लेकिन हाँ न्यायालय ने अपनी व्याख्या में जरूर बताया है कि उसकी वो क्या मान करके चल रही है। और इसी वजह से एक विवाद भी मेरे देखने में आया है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कई किताब हैं जो कहती हैं कि भारतीयों को सिर्फ 15, 16, 19, 29 और 30, कई किताबें हैं ये कहती हैं कि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, मतलब भारतीयों को प्राप्त है, मतलब ये नागरिकों को प्राप्त है, इसके अलावा सबको प्राप्त है, मतलब मानव जाति के लिए। कुछ किताबें 30 को नहीं मानती हैं, कुछ किताबें कहती हैं कि 30 भी सबको प्राप्त है, कुछ किताबें कहती हैं, ठीक है। मैं ज़्यादातर किताबों का नाम नहीं लेने वाला हूँ, हाँ इतना कह दे रहा हूँ कि कुछ ऑथेंटिक बुक्स हैं जैसे कि सुभाष कश्यप हो गई, डी बसु हो गई या लक्ष्मीकांत हो गई, इन्होंने इस बात पर कोई चुप रहना ही मुनासिब समझा है, इसको स्पष्ट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन जैन पांडे एक बुक है, उसमें इन्होंने कहा है कि 30 सभी को प्राप्त है, नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। तो बुक में है, मान लिया, आप भी जान गए, मैं भी जान गया, ठीक है। लेकिन आपको मेरी जो सलाह है वो, आप अल्पसंख्यक की जब बात हो रहे हैं तो यहाँ भारत की ही बात होगी, भारत के राज्य की ही बात होगी, किसी
मतलब बाहरी अल्पसंख्यक की बात नहीं होगी कि वो बाहरी किसी की भाषा है या बाहरी किसी का धर्म है, उसकी बात नहीं होगी। ये मैं भी इसी मत से सहमत हूँ। हाँ, अब आप किस बात से सहमत हैं ये अब आपके ऊपर है। मैंने जो वस्तु स्थिति है वो स्पष्ट रूप से आपके सामने रख दिया कि यहाँ अल्पसंख्यक की जब बात हो रही तो भारत की ही बात होगी, दुनिया का संदर्भ यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, या सभी विश्व का जितने भी लोग हैं सबका संदर्भ यहाँ नहीं लिया जाएगा। यहाँ अल्पसंख्यक की बात हो रही है तो सिर्फ भारतीयों की ही बात होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने भी आपको शुरुआत में, देखिए मैं दिखा दूँ आपको, मैं दिखा दूँ क्योंकि पारदर्शिता बहुत आवश्यक होती है। मैंने यहाँ भी आपको ये पढ़ाया है कि नागरिकों को ये प्राप्त है 30। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 30 में जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों की चर्चा हो रही है वो भारतीय अल्पसंख्यकों की चर्चा होगी, कोई विदेशी अल्पसंख्यकों की चर्चा नहीं हो जाएगी। तो मैं भी इस मत से ही सहमत हूँ और मैंने किताबों का नाम लेकर के आपको बता दिया है क्या स्थिति है क्या नहीं है। बाकी आप भी वयस्क हैं, हो सकता है कि कोर्ट कल को कोई और व्याख्या दे दे, तो उसके लिए सजग रहिएगा और समसामयिक जो अध्ययन है, वो जो करंट अफेयर है उससे ज़रा संबद्ध रहिएगा। ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रहा है? सिर्फ इसलिए पैदा हो रहा है कि यहाँ अल्पसंख्यक वर्ड को बहुत ज़्यादा परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ तक जो रेफरेंस दिया है कि भारत में राज्यों का जो निर्धारण हुआ है भाषा के आधार पर हुआ है, जहाँ पर यह व्याख्या अल्पसंख्यकों की आपको मिल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि भारत में जो राज्य हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं, इसलिए जो इकाई है यहाँ पर वो राज्य है, इसलिए अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्य के आधार पर होगा। यहाँ से जब इस लाइन को आप देखोगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भारत के धर्म और भारत की भाषा की बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी परिस्थितियों में कोई नया औचित्य या कोई नई व्याख्या आ सकती है, तो सजग रहिएगा। हालांकि मैं अभी तक आपको जो पढ़ाया हूँ आपको बता चुका हूँ, न्यायालय अपना जो पहले का स्टैंड उससे अलग होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप किताब में कुछ और पढ़ें और मुझसे कुछ और पढ़ें फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैंने बाकायदा नाम लेकर के किताबों का बोला है कि ये किताबें इस बात पे मौन है, इस किताब में ये ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ब्लॉग है, इस पर ज़रूर एक बार दिखाइए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छा ब्लॉग है, उपयोगी सिद्ध होगा। टेलीग्राम समूह है, ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में।